तो चलो अब एंगल ऑफ रिपोज को समझते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ रिपोज को समझने के लिए क्या करते हैं, हम बोर्ड पे चलते हैं और थोड़ा सा एक डायग्राम बना के समझते हैं कि एंगल ऑफ रिपोज में किसको नाम दूंगा, ठीक। तो चलो मैंने क्या बोला, मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और जो कि किसी सरफेस पे है, ठीक। तो मैंने क्या कर दिया, एक ऑब्जेक्ट को रख दिया और एक सरफेस पे रख दिया है। इस कंडीशन पे क्या होगा, इस कंडीशन पे होगा कि एक रिएक्शन काम करेगा और वेट काम करेगा और वेट कितना होगा, वेट मेरा नीचे की तरफ mg होगा और इस वेट को कौन संभाल रहा है, इस वेट को मेरा रिएक्शन संभाल रहा है। वो रिएक्शन क्या होगा, रिएक्शन मेरा भी mg के बराबर होगा और ऑब्जेक्ट मेरा मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। ये मान लेते हैं कि प्लेन सरफेस है, मेरे पास एक प्लेन सरफेस है, थोड़ा रफ है तो उसकी कुछ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, दैट इज म्यू है मेरे पास, ठीक है ना। अब क्या होता है, मान लो कि इसको मैं क्या करता हूं, एक तरफ से उठाना स्टार्ट करता हूं, ठीक। मैंने क्या किया, इसको एक तरफ से उठाना स्टार्ट किया। जब एक तरफ से उठाऊंगा, अगर मैं थोड़ा उठाऊंगा तो देखूंगा कि कुछ टाइम तक अभी भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह से स्लिप नहीं करेगा, नीचे नहीं खसकेगा। लेकिन अगर फिर भी मैं थोड़ा क्या करूंगा, उठाता जाऊंगा, एक लिमिट तक उठा दूंगा, फिर मैं देखूंगा कि उस लिमिट में आने के बाद क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट मेरा थोड़ा सा खसकना स्टार्ट करने लगेगा, थोड़ा सा अपनी जगह से मूव होना स्टार्ट कर देगा, अपनी स्टैटिक कंडीशन को छोड़ देगा और काइनेटिक में आना शुरू करेगा। मतलब वही लिमिटिंग कंडीशन की बात कर रहे हैं हम। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं, बल्कि हम क्या कर रहे हैं, इसको एक तरफ से उठाते जा रहे हैं। तो मैं कैसा, इसको मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ये सरफेस मेरा पहले ऐसा था, लेकिन इसको क्या किया मैंने, उठा के थोड़ा सा ही कर दिया। तो कितना में ये मैंने बोल दिया कितने एंगल से मैंने उठा दिया। ये कितना एंगल मेरे पास, लेट अस सपोज दैट ये थीटा है। लाइन को स्ट्रेट इमेजिन कीजिएगा। अब मैं क्या बोलता हूँ कि ये जो ऑब्जेक्ट मेरा रखा हुआ, तो ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, मेरा ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक। ये इसका सेंटर है। अब वेट के साथ एक आदत है, वेट हमेशा परपेंडिकुलर नीचे की तरफ ही लगता है, एकदम सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही जाता है। तो इसका वेट का डायरेक्शन कैसा बनेगा, वेट का डायरेक्शन हमेशा ऐसा ही बनेगा। तो वेट बराबर क्या बन जाएगा, वेट बराबर mg नीचे की तरफ ही बनेगा। लेकिन रिएक्शन के साथ क्या होता है, रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, रिएक्शन हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो जब इसको मैं ऊपर उठा दूंगा, तो जितना मैंने थीटा डिग्री से टिल्ट किया है, तो उतना ही रिएक्शन भी मेरा क्या हो जाएगा, थीटा डिग्री से टिल्ट हो जाएगा। तो क्या हुआ, जो रिएक्शन मेरा सीधा था, लेकिन वो अगर मैंने इसको ऊपर उठा दिया, तो रिएक्शन भी मेरा कैसा हो जाएगा, थीटा डिग्री से टिल्ट हो जाएगा, ठीक। तो अब एक्चुअली होता यह है कि ऑब्जेक्ट मेरा नीचे की तरफ खसकना स्टार्ट होता है। नीचे की तरफ क्यों खसकता है, कोई ना कोई एक फोर्स काम कर रहा है। तो वो फोर्स कहां से आता है, तो फोर्स एक्चुअली इस वेट के ही दो कंपोनेंट टूटना स्टार्ट हो जाते हैं। एक कंपोनेंट कैसा होता है, एक कंपोनेंट काम करता है आपका रिएक्शन के अलावा। ये कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा डिग्री एंगल ही बनाएगा। क्यों बनाएगा, अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे समझाया कि रिएक्शन मेरा अभी परपेंडिकुलर है। जब मैंने इसको थीटा डिग्री से उठा दिया, तो ये रिएक्शन भी क्या होगा, रिएक्शन भी मेरा थीटा डिग्री से मूव हो जाएगा। तो जो एक्चुअली पहले आ रहा था, तो ये अपने इस बेस लाइन से, इस वर्टिकल लाइन से कितना मूव कर रहा है, ये थीटा डिग्री का मूव कर रहा है। अगर मैं इसको आगे की तरफ एक्सटेंड करके यहाँ एंगल बनाऊंगा, तो क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। तो ये अगर मेरा W बन रहा है जो कि mg है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये वाला जो फोर्स का वेक्टर बनेगा, ये क्या बन जाएगा, mg cos थीटा, ठीक। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, मतलब इस डायरेक्शन में एक बनेगा, वो क्या बन जाएगा मेरे पास, mg sin थीटा। हमने रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स पढ़ा हुआ था, उसमें हम क्या कर रहे हैं, फोर्स को दो भागों में तोड़ रहे हैं। तो जो वेट मेरा सीधे वर्टिकली एक्ट कर रहा था, अब वो वर्टिकली एक्ट ना करके थीटा डिग्री से काम करेगा। जब वो थीटा डिग्री से काम करेगा, तो इस वेट का एक हिस्सा क्या बन जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा mg cos थीटा और एक हिस्सा क्या बन जाएगा, mg sin थीटा। और यही mg sin थीटा क्या करेगा, इसको खसकाने का काम करेगा, ठीक। चलो ये क्या है, ये मेरा रिएक्शन। इस रिएक्शन को किससे दिखा देता हूं, मैं R से दिखा देता हूं। लेकिन मैं अभी क्या बोल रहा हूं, अभी ये ऐसी कंडीशन में है कि अभी भी ये रेस्ट में है, अभी भी ये स्टैटिक में है। अगर मैं थोड़ा सा एंगल को और बढ़ाऊंगा, तब ये खसकेगा, नहीं तो नहीं खसक रहा है। मतलब अभी इस mg थीटा को कौन संभाले हुआ है, इस mg थीटा को यहाँ पे लगने वाला एक फ्रिक्शन संभाला हुआ है। उसको हम किससे दिखा सकते हैं, उसको हम स्मॉल f से दिखा सकते हैं। आप चाहो तो fs भी बोल सकते हो, कि या fl भी बोल सकते हो, फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हो, या फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी बोलोगे तो गलत नहीं है, चलेगा, ठीक। तो इस mg sin थीटा को कौन संभाला हुआ है, इस mg sin थीटा को ये स्मॉल f संभाला हुआ है। तो अभी ये जो एंगल है, जिस एंगल पे ऑब्जेक्ट मेरा लिमिटिंग कंडीशन पे रखा हुआ है, अभी भी खसक नहीं रहा है, वो एंगल क्या कहलाता है, वो एंगल कहलाता है मेरा एंगल ऑफ रिपोज। मतलब क्या किया मैंने, मैं ऑब्जेक्ट को उठाता जा रहा हूं, एक लिमिट आ गई, एक लिमिटिंग कंडीशन आ गई कि अगर मैं उससे ज्यादा और उठा दूंगा, तभी ऑब्जेक्ट मेरा खसक जाएगा। तो वो जो एंगल कहलाता है, वो एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिपोज कहलाता है, ठीक।
तो ये थीटा क्या कहला रहा है, ये थीटा आपका एंगल ऑफ रिपोज है। टेक्निकल डेफिनेशन आप लोगों को बुक में मिल जाएगी या मैं नीचे लिख के बता दूंगा, वो डेफिनेशन क्या है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलो इस एंगल थीटा के बारे में थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं, इसकी एनालिसिस करते हैं, ठीक। तो चलिए इस डायग्राम के अपन फोर्स एनालिसिस करते हैं कि यार अभी भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पे खसक नहीं रहा है, अपनी जगह पे रुका हुआ का मतलब ये है कि इसमें जितने भी फोर्सेस हैं उसका वेक्टर सम क्या बनेगा, हमेशा 0 बनेगा। तो देखते हैं कि इस r को कौन संभाले हुआ है, इस r को ये mg cos थीटा संभाले हुआ है। मैं क्या देख रहा हूं, ये जो mg cos थीटा इसको कौन संभाल रहा है, r संभाल रहा है। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि अगर मैं mg cos थीटा की बात करूंगा तो उसको कौन संभाले हुआ है, उसको ये r संभाले हुआ है, ठीक। इसी तरीके से अगर मैं इधर देखूं कि ये क्या है, mg sin थीटा, mg sin थीटा इसको नीचे खसकाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इसको कौन संभाला हुआ है, इसको ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन संभाला हुआ है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो mg sin थीटा है इसको कौन संभाला हुआ है, इसको ये f संभाला हुआ है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास sin थीटा भी मिल गया और cos थीटा भी मिल गया। sin थीटा cos थीटा मिल गया तो हम tan थीटा बना सकते हैं। tan थीटा कैसे बना देंगे, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 कर देंगे। तो ये कैसा बन जाएगा मेरे पास, ये बन जाएगा मेरे पास mg sin थीटा डिवाइडेड बाय mg cos थीटा, ठीक। इसमें अब क्या हो जाएगा, mg sin थीटा क्या है मेरे पास, f है, और mg cos थीटा क्या है मेरे पास, r है। ये क्लियर होगा जहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है। r को mg cos थीटा संभाले हुआ है, mg sin थीटा को ये f संभाले हुआ है, और इसी वजह से ये ऑब्जेक्ट अभी भी अपनी जगह पे रुका हुआ है, स्टैटिक है, खसक नहीं रहा है, ठीक। तो mg cos थीटा r हो गया, mg sin थीटा f हो गया, और इस तरीके से मेरा इक्वेशन बन गया। यहां से क्या करता हूं, इस mg से mg हटा देता हूं, sin थीटा अपॉन cos थीटा, sin थीटा अपॉन cos थीटा को मैं tan थीटा बोल देता हूं, और tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, f अपॉन r आ जाएगी। अब ये f अपॉन r आ गया, f अपॉन r फिर कुछ कॉमन है, कुछ मिल रहा है। कैसा, हमने पहले पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है कि tan ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू म्यू, और ये म्यू कहां से आया था मेरा, f अपॉन r से ही आया था। तो यहां पे क्या देख रहा हूं, tan थीटा इज इक्वल्स टू f अपॉन r। इसी तरीके से मैं ये भी तो बोल सकता हूं कि tan ऑफ लैम्डा इज इक्वल्स टू f अपॉन r, ठीक। तो यहां पे मैं दोनों को बोल सकता हूं, ये भी मेरा म्यू के बराबर होगा और ये भी मेरा म्यू के बराबर ही है। तो अल्टीमेटली ये सारी क्वांटिटी मेरी सेम टू सेम होती जा रही है। तो यहां पे मैं एक चीज बोल सकता हूं कि tan थीटा बराबर क्या बन जाएगा, म्यू। एक स्टेटमेंट मेरा बनके तैयार हो गया कि tan थीटा भी किसके बराबर होगा, मेरा म्यू के पास। उस कंडीशन में क्या था, उस कंडीशन में ये था कि अगर मैं बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा हूं लिमिटिंग कंडीशन पे, तो उसको संभालने वाला जो फोर्स है वो लैम्डा एंगल से है। तो जो लैम्डा एंगल बन रहा है मेरा, मैं उतना ही अगर मैं इसको उठा दूं, मतलब एंगल ऑफ फ्रिक्शन मेरा जितना बन रहा है उतना ही अगर मैं एंगल ऑफ रिपोज दे दूं, तो ऑब्जेक्ट मेरा लिमिटिंग कंडीशन में बना रहेगा। इसी तरीके से क्या हो गया, tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू हो गया, और tan लैम्डा भी मेरे पास म्यू हो गया। तो जब इन दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो क्या बन जाएगा मेरे पास बन जाएगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू tan ऑफ लैम्डा, और यहां से अगर मैं tan और tan कैंसिल करूं तो क्या बन जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू लैम्डा। मतलब सीधी सी बात ये हो गई कि जो एंगल ऑफ रिपोज है और एंगल ऑफ फ्रिक्शन है वो दोनों मेरा बराबर होगा। एंगल ऑफ फ्रिक्शन का मतलब क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट मेरा रुका हुआ है उसके ऊपर लिमिटिंग फोर्स लगा रहे हैं तो उसको जो संभालने वाला फोर्स बनेगा वो लैम्डा एंगल से बनेगा, जिसको मैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन नाम दे रहा हूं। और अगर मैं इसको एक तरफ से उठाता जा रहा हूं तो जो मेरा एंगल बनेगा उसको मैं क्या नाम दूंगा, उसको मैं एंगल ऑफ रिपोज नाम दूंगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज मेरा हमेशा बराबर बनेगा। प्रैक्टिस की कमी आ रही है।